हम सब ने स्कूल में समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ा है। यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सारे वेन डायग्राम्स। ज्यादातर लोगों के लिए ये गणित के एक और चैप्टर जैसा ही था। लेकिन क्या कभी सोचा है कि चीजों को सिर्फ ग्रुप में रखने का ये सरल सा आइडिया 20वीं सदी के गणित की नींव कैसे बन गया? और आज मतलब एआई और बिग डेटा के जमाने में ये पहले से ज्यादा जरूरी क्यों है? बिल्कुल, ये सिर्फ नंबरों को ब्रैकेट में डालने के बारे में है ही नहीं, ये तो एक पूरी भाषा है। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने जब इसे विकसित किया तो उनका मकसद स्कूल की किताबें लिखना नहीं था। वो एक बहुत बहुत गहरे सवाल से जूझ रहे थे। क्या कुछ अनंत मतलब इन्फिनिटीज दूसरों से बड़े हो सकते हैं? एक मिनट रुकिए, ये तो अपने आप में एक दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। एक अनंत दूसरे से बड़ा कैसे हो सकता है? अनंत तो अनंत होता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें एक नए टूल किट की जरूरत पड़ी। उन्हें चीजों के संग्रहों को नापने, उनकी तुलना करने और उन पर काम करने का एक सटीक तरीका चाहिए था। और वही टूल किट आज सेट थियरी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं दोहराएंगे, बल्कि इस शक्तिशाली भाषा के पीछे की जो सोच है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस विचार की जड़ से शुरू करते हैं। एक सेट यानी समुच्चय की जो औपचारिक परिभाषा है, वस्तुओं का सुपर परिभाषित संग्रह, हम सब ये जानते हैं। लेकिन यहाँ ये सुपर परिभाषित शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? यही सबसे बड़ा पेच या कह लीजिए जाल है। सुपर परिभाषित का मतलब है कि किसी भी वस्तु के लिए हम बिना किसी शक के ये कह सकें कि वो उस संग्रह का हिस्सा है या नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दुनिया के सबसे अच्छे उपन्यास एक समुच्चय नहीं है। आपका सबसे अच्छा और मेरा सबसे अच्छा अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले सभी उपन्यास, तो वो सुपरिभाषित हो जाता है। आप बस लिस्ट देख के हाँ या ना में जवाब दे सकती। एकदम सही। और ये सिर्फ कोई अकादमिक बात नहीं है। सोचिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर एक डेटाबेस को कहा जाए उन ग्राहकों को खोजो जो अक्सर खरीदारी करते हैं, तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अक्सर का क्या मतलब है? हफ्ते में 1 बार, महीने में 5 बार। लेकिन अगर कमांड हो उन ग्राहकों को खोजो जिन्होंने पिछले 30 दिनों में 5,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है, तो ये सुपरिभाषित है। पूरा का पूरा डेटाबेस लॉजिक इसी एक सिद्धांत पर टिका है। कमाल है। तो ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि एक तरह से स्पष्टता और तर्क की भाषा है। अब इन समुच्चयों को लिखने के तरीकों पर आते हैं। एक है रोस्टर रूप, जहां हम बस अवयवों की लिस्ट बना देते हैं, जैसे A, E, I, O, U। ये तो आसान है, लेकिन उस सवाल का क्या जो कैंटर के दिमाग में था? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप उन्हें सूचीबद्ध तो नहीं कर सकती। और यहीं पर दूसरा तरीका, समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्रांतिकारी विचार बन जाता है। यहां आप ये नहीं बताते कि समुच्चय में क्या है, बल्कि आप ये बताते हैं कि समुच्चय का सदस्य होने का नियम क्या है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n को हम लिखते हैं n = x। x एक प्राकृत संख्या है। ओह, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आप अवयवों की एक सीमित सूची से हटकर एक अनंत संभावना को परिभाषित करने वाले नियम पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक मशीन बनाने जैसा है। आप मशीन को नियम बता देते हैं और वो उस नियम पर खरा उतरने वाले हर अवयव को पहचान लेती है, चाहे वो एक हो या अनंत। आधुनिक प्रोग्रामिंग में हर इफ देन स्टेटमेंट इसी विचार का एक रूप है। ठीक है, तो हमारे पास चीजों को इकट्ठा करने और उन्हें परिभाषित करने का एक तरीका है। लेकिन कैंटर को तो संग्रहों की तुलना करनी थी, ये जानने के लिए कि कौन सा बड़ा है। इसके लिए उन्हें पहले संग्रहों को नापने का कोई तरीका चाहिए होगा। और यहीं पर समुच्चय की गणनीयता यानी कार्डिनैलिटी की अवधारणा आती है। ये बस किसी समुच्चय में मौजूद अलग अलग अवयवों की संख्या है। परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट्स के लिए ये बहुत आसान है। सप्ताह के दिनों के समुच्चय की गणनीयता 7 है। और एक खास तरह का समुच्चय है जिसमें कुछ भी नहीं होता, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसे फाई से दर्शाते हैं। तो जाहिर है इसकी गणनीयता 0 होगी। फाई = 0। हाँ, लेकिन ये जो इतना सरल दिखने वाला समुच्चय है, वो गणित में कुछ सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजों की वजह बनता है। यहाँ एक आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि फाई और 0 एक ही चीज हैं। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। फाई एक खाली बक्सा है जिसमें कुछ भी नहीं है, जबकि 0 एक ऐसा बक्सा है जिसके अंदर 0 नंबर का एक कार्ड रखा हुआ है। तो पहले की गणनीयता 0 है और दूसरे की 1 है। बिल्कुल। अब परिमित और अपरिमित मतलब
फाइनाइट वर्सेस इन्फिनिट समुच्चयों पर आते हैं। ये कैंटर की पहेली का दिल है। उन्होंने दिखाया कि हम अपरिमित समुच्चयों की गणनीयता की भी तुलना कर सकते हैं। ये विचार ही अपने आप में अजीब लगता है ना? बहुत ज्यादा। मतलब मेरे दिमाग में तो यही आता है कि प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, भी अनंत है और सम संख्याएं 2, 4, 6 भी अनंत है। तो दोनों बराबर होने चाहिए। सत्ता पर तो यही लगता है, लेकिन उनकी तुलना करने के लिए हमें एक और टूल की जरूरत है। उपसमुच्चय या सबसेट। एक समुच्चय ए दूसरे समुच्चय बी का उपसमुच्चय ए सबसेट बी तब होता है जब ए का हर अवयव बी में भी मौजूद हो। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इससे हम उनके आकार की तुलना कैसे कर रहे हैं? यहीं पर उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट का विचार आता है। ए बी का उचित उपसमुच्चय ए सबसेट बी तब होता है जब ए बी का उपसमुच्चय तो हो लेकिन ए और बी बराबर न हो। यानी बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं है। जैसे प्राकृत संख्याओं में 1 है जो सम संख्याओं में नहीं है, तो सम संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का एक उचित उपसमुच्चय है। तो सामान्य ज्ञान तो यही कहेगा कि अगर एक चीज दूसरी का उचित हिस्सा है तो वो पूरी चीज से छोटी ही होगी। तो सम संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से छोटा होना चाहिए। यही तो कैंटर का कमाल था। उन्होंने साबित किया कि अपरिमित समुच्चयों के मामले में हमारा यह सामान्य ज्ञान काम नहीं करता। उन्होंने दिखाया कि सम संख्याओं के समुच्चय की गणनीयता और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की गणनीयता बराबर है। दोनों अनंत है लेकिन एक ही आकार के अनंत है। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा कहने जैसा है कि एक बाल्टी पानी और आधी बाल्टी पानी में पानी की बूंदें बराबर हैं। उनका तर्क बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा, अगर आप हर प्राकृत संख्या n को उसके 2 गुने 2n से जोड़ सकते हैं, मतलब 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, और ऐसा करते हुए कोई भी संख्या छूटती नहीं है, तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर है। इसे 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। इस खोज ने गणित की दुनिया में तूफान ला दिया था। वाह, ये सच में एक बहुत गहरा विचार है और ये सब उपसमुच्चय जैसी सरल अवधारणा से निकल कर आया है। उपसमुच्चय के बारे में एक और बात जो हमेशा थोड़ी अजीब लगती है वो ये है कि रिक्त समुच्चय मतलब फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ये पूरी तरह तार्किक है। उपसमुच्चय न होने की शर्त क्या है? शर्त यह है कि समुच्चय ए में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो समुच्चय बी में ना हो। और रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव है ही नहीं, तो वो इस शर्त को कभी पूरा कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो किसी का भी उपसमुच्चय होने से इनकार नहीं कर सकता। मेरा दिमाग हर बार ये सुनकर थोड़ा घूम जाता है। ये बहुत चालाकी भरा तर्क है। ये गणित की खूबसूरती है। अब जब हम समुच्चयों की तुलना कर सकते हैं तो अगला कदम है उन पर संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस करना, उन्हें मिलाना, काटना और उनमें से कुछ हिस्से निकालना। ये वो टूल हैं जो हमें डेटा के साथ असल काम करने की ताकत देते हैं। सबसे पहले सम्मेलन यूनियन यू और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एन। अगर मैं डेटाबेस के नजरिए से सोचूं तो यूनियन का मतलब है या और। मुझे वो ग्राहक दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं या जिन्होंने 10,000 से ज्यादा की खरीदारी की है। आप दोनों लिस्ट को मिलाकर एक कर देती हैं। बिल्कुल। और सर्वनिष्ठ का मतलब है और, एंड। मुझे वो ग्राहक दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने 10,000 से ज्यादा की खरीदारी की है। अब आपको सिर्फ वो लोग चाहिए जो दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, यानी दोनों समुच्चयों के कॉमन सदस्य। गूगल पर हर एंड और के साथ किया गया सर्च असल में समुच्चयों की एक संक्रिया है। और अगर दो समुच्चयों में कुछ भी कॉमन न हो, जैसे भारत में रहने वाले लोग और चंद्रमा पर रहने वाले लोग, तो उनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई। ऐसे समुच्चयों को असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि दो समूहों में कोई ओवरलैप है या नहीं। अब आते हैं अंतर, डिफरेंस पर। A, B। मेरी पहली सोच हमेशा इसे अंकगणित की तरह घटाने की होती है, लेकिन ये वो नहीं है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अंकगणितीय घटाव नहीं है, ये तार्किक निष्कासन है, लॉजिकल रिमूवल। ए बी का मतलब है ए के वो सभी अवयव जो बी में नहीं हैं। हम ए में से उन अवयवों को हटा रहे हैं जो बी के साथ कॉमन है। तो अगर A इज इक्वल टू सभी भारतीय नागरिक
और B = 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो AB होगा मतदान करने योग्य सभी भारतीय नागरिक। आप एक बड़े समूह से एक उपसमूह को हटाकर एक नया उपयोगी समूह बना रही हैं। एकदम सही। और आखिरी बड़ी संक्रिया है पूरक, कॉम्प्लीमेंट, A-। इसके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट U की जरूरत होती है, जो उस चर्चा के पूरे दायरे को परिभाषित करता है। A का पूरक मतलब A नहीं, यानी उस दायरे में मौजूद वो सब कुछ जो A में नहीं है। ये मूल रूप से UA ही है। ये सब कुछ को परिभाषित करने जैसा है ताकि हम कुछ नहीं को समझ सकें। अगर हमारा सार्वत्रिक समुच्चय U एक दुकान के सभी ग्राहक हैं और समुच्चय A बराबर है ग्राहक जिन्होंने इस महीने खरीदारी की है, तो A- होगा वो सभी ग्राहक जिन्होंने इस महीने खरीदारी नहीं की। मार्केटिंग टीम के लिए तो ये शायद सबसे जरूरी जानकारी है। और इन सभी संक्रियाओं को एक साथ बांधने वाला एक बहुत ही एलिगेंट नियम है, डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन्स लॉ, इसके 2 हिस्से हैं लेकिन उनका सार एक ही है। जब आप किसी पूरक को एक ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो आप यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देते हैं। A यूनियन B का पूरक बराबर A-B' और A इंटरसेक्शन B का पूरक निकाल रहे हो तो A- यूनियन B' से बराबर है। इसे सरल भाषा में तोड़ते हैं। पहला नियम कहता है A या B में नहीं होना वही बात है जो A में नहीं और B में नहीं होना है। बिल्कुल। मान लीजिए नियम है कि पार्क में कुत्ते या बिल्लियां लाना मना है। इसका मतलब है कि आपके पास कुत्ता नहीं होना चाहिए और आपके पास बिल्ली भी नहीं होनी चाहिए। ये नियम हमें जटिल तार्किक समस्याओं को सरल बनाने का एक शक्तिशाली तरीका देता है, खासकर कंप्यूटर सर्किट डिजाइन और सॉफ्टवेयर डीबगिंग में। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने चीजों के एक सरल से संग्रह से शुरुआत की, लेकिन हमने देखा कि ये सिर्फ एक संग्रह नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली भाषा की वर्णमाला है। एक ऐसी भाषा जो हमें अनंत से लेकर डेटाबेस तक हर चीज के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। हमने देखा कि कैसे सुपरिभाषित होने का विचार ही तर्क की बुनियाद है। हमने जाना